हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट अकेडमी क्लासेस पे। हम लाए आपके लिए बायोलॉजी का सेकंड पार्ट। इसमें हम आपका फर्स्ट पार्ट में हमने टोटल देख लिया था, जितने भी क्वेश्चन सेल और उसके पार्ट्स के बारे में समझ लिया था। अब हमारा ये थर्ड चैप्टर है, जिसमें हम जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा अगर इसके पहले वाला पार्ट आप नहीं देखे तो देख लीजिए, उसमें हमने सब चीज़ बताया जितने भी आपके सवाल बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो ये हमारा चैप्टर नेम है जैव विकास। इसमें हम वो सब चीज़ें देखेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखना ना भूलें। ये साइंस का पोर्शन है, यानी जीएस में आपका एक पोर्शन यहाँ से पूछता है साइंस से, तो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें। ठीक है, फिजिक्स का भी एक पार्ट बन चुका है, उसको भी लाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से वीडियो बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैव विकास चैप्टर है, पढ़िए थ्योरी ही है, जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ बताते चलेंगे। पृथ्वी के उद्गम का अनुमानतः लगभग कितना है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व, तथा इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी पर आदि जीव पदार्थ से कोशिकीय रूपी आदि जीवों की उत्पत्ति लगभग 3.8 करोड़ अरब वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, यानी आपको ये याद रखना है कि 4 वर्ष पर अरब पूर्व क्या मानी जाती है? जीवन पर पृथ्वी की उत्पत्ति। चलिए आगे देखते हैं जो समझना है। प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाती है। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, यानी सूक्ष्म जीवों से हमारे नए उन्नत जीव के निर्माण को ही क्या बोला जाता है? जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, यानी जैव विकास किसे कहते हैं? सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहा जाता है। ठीक है, अब लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी विरिच आदि वैज्ञानिकों ने जैव विकास के संदर्भ में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए और अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए। पहला है वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक संरचना से प्रमाण दिए, पूर्ववर्जता से प्रमाण दिए, तुलनात्मक भौतिकी से प्रमाण दिए और तुलनात्मक कार्यकी से, अनुवांशिकी से भी भौगोलिक विवरण, समरूपता और संयोजक जंतुओं से प्रमाण दिए और जीवाश्मों से प्रमाण। चलिए ये तो हमारे प्रमाण हो गए वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए। ठीक है, तो इनको आपको याद उतना मत रखिएगा, बस आपको याद क्या रखना है कि जैव विकास किस किस ने दिया? एक लैमार्क और एक डार्विन, इनका नाम आएगा तो ऑप्शन में, तो इनको भी मार लीजिएगा ट्रिक पे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। होमोजीनस ऑर्गन यानी समजात अंग किसे कहते हैं? विभिन्न जातियों जीव जातियों के वे अंग जो भ्रूणी विकास यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में तथा मौलिक रूप से समान हो, चाहे वयस्क अवस्था की रचना हो एवं कार्य में कितने ही भिन्न क्यों ना हो, समजात अंग कहलाते हैं। यानी कार्य में कितने भी क्यों ना भिन्न हो, अगर उनका भ्रूणी संरचना यानी भ्रूणी विकास क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे? समजात अंग। ठीक है, जैसे मानव के हाथ हो गए, चमगादड़ व पक्षियों के पंख और व्हेल व सील के फ्लिपर तथा सभी चतुष्पादी कशेरुकी के अग्रपाद यानी पैर, ये मौलिक रचना तथा भ्रूणी विकास में समान होते हैं, किंतु इनके कार्य अलग अलग होते हैं। मानव के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए, व्हेल के सील व फ्लियर तैरने के लिए, चमगादड़ के पक्षियों के पंख उड़ने के लिए तथा चतुष्पादी कशेरुकियों के अंग पाद जो होते हैं वो क्या होते हैं? दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इन सबका जो विकास हुआ है वो एक समान हुआ है, बदल नहीं सकता, चाहे वो अपने अंगों का उपयोग किसी भी कार्य के लिए करे। अब एनालॉगस ऑर्गन्स देख लें, यानी समरूप अंग क्या होते हैं? हमने समजात अंग देख लिया। अब समरूप वे जीव जातियाँ ऐसे अंग जो कार्य में समान होने के कारण समान दिखते हैं, परंतु भ्रूणी उत्पत्ति और विकास एवं मौलिक संरचना में क्या हो? भिन्न हो, समरूप अंग या समवृद्धि अंग कहलाते हैं। जैसे तितली, उड़ने वाले कीट, पक्षी एवं चमगादड़ों के पंख, ड्रैको पक्षियों एवं कीटों के पंख, मधुमक्खी बिच्छू के डंक। ठीक है, यानी इनका क्या है? भ्रूणी विकास अलग है, पर ये सब क्या करते हैं?
उड़ने का कार्य करते हैं, यानी इनका कार्य क्या है, समान है, बल्कि जो भ्रूणी संरचना है वो अलग है। अब देख लेते हैं अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। वे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, लेकिन वातावरणीय दशाओं के बदल जाने से इनका महत्व समाप्त होने के कारण निकास के इनका क्रमिक लोप होने लगता है। यानी क्या होने लगता है, कहने का मतलब लुप्त होने लगता है। ठीक है, यानी इनका महत्व समाप्त होने के कारण विकास के क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, तो अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे मानव नेत्रों के लिपिका, सेमी लूनेरिस, कर्णपल्लव, त्वचा के बाल, उंडुककचपुच्छ और कोकिस्कस आदि, ये सब क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं समय के अभाव में। जैसे मानव में 100 से भी अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, अब हम देखेंगे जीवाश्म विज्ञान के बारे में। तो प्राचीन काल में पृथ्वी पर जीवित रहने वाले पादपों और जीव जंतुओं द्वारा पृथ्वी की सतहों एवं चट्टानों की परतों पर छोड़ी गई छाप जो आज तक सुरक्षित मिलती है, जीवाश्म कहलाते हैं। इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, यानी जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए संयोजक या मध्यस्थ जाश्रयाम। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक्स और इंटरग्रेडिंग स्पीसीज। कुछ जीव जातियाँ इनमें से कम विकसित निम्न वर्गीय जातियों के तथा इनसे अधिक विकसित व उच्च वर्गीय जातियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इन्हें संयोजक जातियाँ कहते हैं। जैसे यूग्लिना पादपों एवं जंतुओं के संयोजक माने जाते हैं। आर्कियोप्टिकस सरीसृप एवं पक्षियों के बीच का संयोजक माना जाता है। प्रोटोथेरियम सरीसृप एवं स्तनधारियों के बीच का संयोजक माना जाता है। नियोफाइलिना संघ एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। पेरिपेटस संघ एलिना और आर्थ्रोपोडा के बीच का संयोजक है। तो आपको जितने भी एग्जाम्पल बताएं ये इसको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पोरीथेरिया किन दो जातियों का क्या है, संयोजक है। तो सरीसृप और स्तनधारियों के बीच का क्या है, संयोजक है। ठीक है, अब नोट में क्या लिखा है, विषाणु जो है सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की क्या है, कड़ी है, यानी संयोजक है, ये याद रखिएगा। जैव विकास के सिद्धांत को देख लें। जैव विकास के सिद्धांत के संबंध में विभिन्न जैव वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला लैमार्क बात देख लेते हैं। लैमार्किज्म जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक बैटिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुई। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार जीव शरीर एवं इसके अंगों में सतत बड़े होने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। यानी जो जीव होता है उसके शरीर में उनके अंगों का जो होता है, जो मानव का शरीर है उनमें अंगों का विकास जो प्राकृतिक है, यानी वो विकसित होंगे, यानी बड़े होते रहेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। और दूसरा, इन जीवों पर वातावरणीय दशाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कुछ अंग अधिक और कुछ अंग कम उपयोग आवश्यक हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मानव शरीर में जो अंग होते हैं उनमें क्या होता है, वातावरणीय दशाओं का क्या पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो कुछ अंगों का प्रयोग अधिकतम करते हैं तथा कुछ अंगों का प्रयोग कम करते हैं। तीसरा देखिए, अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक और कम उपयोग में आने वाले
या अनुपयोगी अंगों का विकास कम होने लगता है। इसलिए लैमार्कवाद को अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर चौथा है, इस प्रकार जीवों के शरीर में भी जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण यह वंशागत होते हैं, जिसके फलस्वरूप नई जातियां बनती है, जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सर्पों के टांगों का विलुप्त होना। ठीक है, ये सब किसके है? लैमार्कवाद में। अब देखेंगे डार्विनवाद। जैव विकास परिकल्पना पर दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। चार्ल्स डार्विन को 1831 में HMS बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में काम करने का अवसर मिला। भ्रमण से पहले ये विशिष्ट सृष्टिवाद में विश्वास रखते थे, लेकिन यात्रा के दौरान जैव विकास परिकल्पना में विश्वास करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विन के प्रस्तुत विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1869 ईस्वी में छपी थी, डार्विन निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित थी। पहला, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है और जीवन संघर्ष होता है, योग्यता की अतिजीवता होती है। ठीक है, ये था डार्विनवाद और वो था लैमार्कवाद। पुस्तक दोनों को याद रखिएगा। इनका है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। फिर नव डार्विनवाद क्या है? डार्विन के पश्चात विकासवादी वैज्ञानिक द्वारा मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों और डार्विन के सिद्धांतों के निगमन को नव डार्विन का उदय हुआ। इनके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों जैसे उत्परिवर्तन हो गया, प्रकृति विरण हो गया, विविधता हो गया, जनन हो गया आदि का प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवों की नई जातियां बनती हैं। ठीक है, यही कहने का मतलब है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नव डार्विनवाद किन दो महान वैज्ञानिकों के संयोग से बनता है? तो डार्विन और मेंडल, इन दोनों को मिला देंगे तो नव डार्विनवाद बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, एक टर्म है इसमें म्यूटेशन थ्योरी यानी उत्परिवर्तनवाद। ह्यूगो डे व्रीज द्वारा उत्परिवर्तनवाद या उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार नए जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी व अस्थिर विभिन्नताओं के कारण प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होता है, बल्कि एक ही बार में अस्पष्ट एवं अस्थायी आकस्मिक परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार उत्पन्न जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तक कहलाता है तथा यह उत्परिवर्तक लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल होती है। ठीक है, फिर उत्परिवर्तन प्रायः अनिश्चित होते हैं, अर्थात ये किसी अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। ये उत्परिवर्तक के लिए लाभदायक, निरर्थक या फिर हानिकारक हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन का प्राकृतिक गुण होता है। जातियों के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन ही हो सकते हैं। अतः एक जनक या पूर्वज जाति से एक ही साथ नई नई मिलती जुलती जातियों का उत्पत्ति हो सकता है, यानी एक ही पूर्वज है। ठीक है, उसके द्वारा उत्पन्न जो संतान होगा उसमें क्या हो सकता है? नए नए उत्परिवर्तन हो सकते हैं। इन सब के बारे में वैज्ञानिक बताएं जिनका नाम क्या है? ह्यूगो डे व्रीज। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। उत्परिवर्तनवाद का जनक इनको कहा जाता है। नव डार्विनवाद कब बनता है? जब डार्विन और मेंडल के प्रयोग को मिला दिया जाए तो नव डार्विनवाद बनता है। डार्विनवाद जानेंगे हम लैमार्कवाद, यानी हमारा टोटल जैव विकास खत्म। अब हमारा चौथा चैप्टर है अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। इसके बारे में अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब